because there are a lot of gaps in the entire system of bringing up a child with autism, and it begins from home to the hospital to the school to the society to the caregivers and everyone. So let's talk about and understand what is the role of who are the stakeholders, and what are their roles and responsibility, and what are the gaps. Because whenever I used to come and meet a special educator, I used to have this impression that they do not have a holistic understanding of the a child when he is coming to them in a classroom setup. And I think if we give a holistic view to them. Didi, 1 minute. Can you tell it in Hindi? Hindi? हिंदी में बोलने से अच्छा रहेगा. क्या? ठीक है. डन. माय बैड, सॉरी. तो मेरा बेटा खुद ऑटिस्टिक है और वो अब 23 साल का हो गया है. लेकिन जब से मुझे ऑटिज्म के बारे में पता चला एज अ मदर, तो जब मैंने उसकी जर्नी अपने साथ शुरू करी कि उसको कौन से स्कूल में जाना है, उसका डायग्नोसिस होना है, उसकी क्या थेरेपी मिलनी है, तो मुझे लगा कि इन सब में जर्क था, एक स्मूथ इंटरकनेक्शन नहीं था कहीं ना कहीं. एंड आज का जो ये टॉपिक है, मैं विशेष तौर से स्पेशल एजुकेटर्स को एड्रेस करना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं स्पेशल एजुकेटर से मिलना शुरू की तो मुझे थोड़ा ये इम्प्रेशन लगा कि उनको पहली बात तो वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं और प्लस जिस इंस्टीट्यूशन से वो पढ़ते हैं, और जब वो बाहर आते हैं और पेरेंट्स से इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं और जिस इंस्टीट्यूशन को वो रिप्रेजेंट करते हैं, उन सब में कहीं ना कहीं आपसी तालमेल की कमी, उनमें बहुत सारे गैप्स थे, जो कि मैंने अपने पिछले 20-25 तो नहीं कहूंगी, 20-23 साल की जो ऑब्जर्वेशंस और एक्सपीरियंसेस रहा है, उसको मैंने यहाँ जोड़ के एक प्रेजेंटेशन बनाई है, जो कि मैं चाहती हूँ आई विल रन थ्रू टू अंडरस्टैंड कि मुझे लगता है अगर आप की समझ जब एक होलिस्टिक व्यू को एक ओवरव्यू से देखेगी, उसको एक ऊपर से, तो शायद आपके अंडरस्टैंडिंग में कुछ इजाफा हो, आपको कुछ थोड़ा और समझ में आए, और जो आप पढ़ा रहे हैं, इतना डेडिकेटेडली आप लोग काम करते हैं विद स्पेशल नीड चिल्ड्रन, मुझे लगता है कि शायद उसमें आपको कुछ हेल्प मिले. क्योंकि ना मैं खाली एक पेरेंट हूँ, बट ओवर द इयर्स मैंने कई एनजीओ के साथ बतौर वॉलेंटियर काम किया, उनके चैलेंजेस को नजदीकी से देखा, स्पेशल एजुकेटर्स की डेडिकेशन को देखा, उनकी फ्रस्ट्रेशन को भी समझा, पेरेंट्स की फ्रस्ट्रेशन को समझा, पॉलिसीज के गैप्स को देखा. लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि आज मैं एक एनजीओ खुद चला रही हूँ और असिस्टेड लिविंग के फील्ड में काम कर रही हूँ, जहाँ पे अब पेरेंट्स जब नहीं होंगे तो उसके बाद इन बच्चों को कौन देखेगा, कैसे करेगा, कैसे इनकी कांस्टेंट लर्निंग होगी, इस सब चीजों पे मैंने ध्यान देना शुरू किया. तो मैं आपसे एक पीपीटी शेयर करती हूँ और वहां से फिर आगे बढ़ते हैं. So today's topic is roles and responsibilities of stakeholders dealing with special need children. आपको पीपीटी दिख रहा है ना? हाँ जी, एकदम ठीक है. तो स्टेक होल्डर्स मतलब क्या? तो स्टेक होल्डर्स मतलब हमारे, अगर हम सेंटर में एक स्पेशल नीड चाइल्ड को रखते हैं, बच्चे को रखते हैं विद ऑटिज्म, उसको देखने वाले कौन कौन लोग हैं, तो वो स्टेक होल्डर्स हो जाते हैं. उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? तो क्यों कौन कौन होते हैं स्टेक होल्डर? सबसे पहला स्टेक होल्डर होगा पेरेंट्स, जो इमीडिएट फैमिली है. फिर होते हैं सिबलिंग्स, भाई बहन,
एक्सटेंडेड फैमिलीज मतलब कजन्स वगैरह हो गए, चाचा मामा मौसी के बच्चे वगैरह। फिर उनके होते हैं स्पेशल एजुकेटर्स जो उनको पढ़ाते हैं, स्कूलों में जाते हैं। फिर पीयर सपोर्ट मतलब क्या, जो उनके फ्रेंड्स वगैरह हुए, जो उनके साथ क्लास में रहते हैं, जो प्ले ग्राउंड में रहते हैं, जो उनके साथ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं। और फिर कौन है, वो पॉलिसी मेकर्स जो इनके लिए स्पेशल एजुकेशन, चाइल्ड के लिए हर एक बच्चे का राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंक्लूजन, राइट टू जॉब, ये सब चीजें कौन करते हैं, पॉलिसी मेकर्स करते हैं। सो दे आर आल्सो इक्वली इन्वॉल्व्ड in this child with special need, so they are also the stakeholders. And over and above हम लोग सब कहाँ रह रहे हैं, एक सोसाइटी में ही रह रहे हैं। सो अगर हमारे को सोसाइटी से हेल्प ना मिले या सोसाइटी को हमारे बच्चों के बारे में समझ नहीं होगी, तो हम लोगों का क्या होगा। तो सोसाइटी इज ऑल्सो द बिगेस्ट स्टेक होल्डर, जो कि एक बैकग्राउंड में हमारे साथ है, और जिनका क्या रोल होना चाहिए और क्या गैप्स हैं, उसको भी आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन सबको समझने से पहले हम किस देश में हैं, किस तरीके के समाज में हैं, वहां पे किस तरीके के चैलेंजेस हैं, अगर एज अ स्पेशल एजुकेटर्स आपकी ये इंफॉर्मेशन, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग जब आपकी बढ़ती है, जब आप एक बड़े स्क्रीन पे इस चीज को जब देखेंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग जब वहां से डेवलप होना शुरू होगी, तब आप कहीं बेहतर स्पेशल एजुकेटर्स हो पाएंगे, कहीं बेहतर स्टेक होल्डर हो पाएंगे। तो इंडिया जो है एक भीड़ भरा देश है, जहाँ पे अराउंड बिलियन पीपल, यहाँ ओवर पॉपुलेटेड है। तो जब हम बात करते हैं जी लंदन में तो ये होता है, स्वीडन में तो इतनी फैसिलिटीज हैं, तो हम अपने आप को हैरान परेशान कर सकते हैं, क्योंकि वहां पूरे देश में जितनी पॉपुलेशन होगी शायद उतनी वेस्ट बंगाल में पॉपुलेशन हो। ऐसी कई कंट्रीज हैं जो जिसमें हमारी एक सिटी के बराबर ही पॉपुलेशन है। तो हमारी यूनिक चैलेंजेस हैं, जिसमें अलग अलग तरीके के डिफरेंसेस हैं। वो डिफरेंसेस कास्ट के ऊपर बेस्ड है, लैंग्वेजेस के ऊपर बेस्ड है। अगर आपका वेस्ट बंगाल के इंटीरियर से निकला हुआ स्पेशल एजुकेटर गवर्नमेंट के जॉब की तलाश में अगर यूपी आता है या साउथ में जाता है, तो उसके खाने पीने, रहने, मौसम और लैंग्वेज के पहले चैलेंजेस हो जाते हैं। तो वो पहले उसके लिए चैलेंजेस होते हैं, फिर उस बच्चे को जो डिफरेंट लैंग्वेज बोलता है और वो तो बोलता ही नहीं है, तो वो कई बार वो भी चैलेंज हो जाता है। देन कई स्टेट्स में सोशल या पॉलिटिकल अपीवल्स ज्यादा है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पे जो कंपैरेटिवली नॉर्थ में जो फैसिलिटीज हैं वो जम्मू कश्मीर में बिल्कुल हुई ही नहीं है, या जो और नॉर्थ ईस्ट में जो बहुत दूर की है, या इवन पंजाब के इंटीरियर्स में अगर आप चले जाइए, तो वहां पे जो अवेयरनेस है वो जीरो है। तो ये चैलेंजेस है। तो हमारी कंट्री में ये जो अनइवननेस है उसको समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक उसको आप समझेंगे नहीं, हम एक होलिस्टिकली किसी भी जो एक स्पेशल एजुकेशन कह लीजिए या जो भी स्टेक होल्डर्स है, वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दूसरे की सेंसिबिलिटीज को समझे। तो सेंसिबिलिटीज मतलब क्या, समथिंग वेरी सिंपल, कि आपको नॉनवेज पसंद है, आपका दिन में खाना नॉनवेज के बिना चलता नहीं। आपके पास एक बच्चा आता है जैन फैमिली से, जिसके लिए वो देखना भी पाप है। अब मान लीजिए अगर आप उसको 24/7 वाले एक फैसिलिटी में रख रहे हैं, तो उसकी फूड हैबिट्स के हिसाब से आपको प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे, है कि नहीं। तो हमको हमारे स्पेशल एजुकेशन के चैप्टर्स में सेंसिबिलिटीज के ऊपर या सोशल बैकग्राउंड्स के ऊपर कोई चैप्टर है क्या? मुझे तो नहीं लगता। अगर हो तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि ये चीज होना बहुत जरूरी है।
तो हम इस पे चर्चा करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहला जो स्टेक होल्डर है वो है पेरेंट। तो सबसे पहले पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अगर उसको लग रहा है कि बच्चा नॉर्मल माइलस्टोन बाकी बच्चों के हिसाब से नहीं कर रहा है, तो वो अर्ली आइडेंटिफिकेशन और अर्ली इंटरवेंशन के लिए जाए। अब आपको कितने केसेस ऐसे मिले होंगे जहां पेरेंट डिनायल में रहते हैं कि नहीं नहीं लड़का है, देर से बोलता है, बाकी सब तो ठीक है, बस शरारत करता है, बस सुनता नहीं है, बैठता नहीं है। तो ये जब आप स्कूलों में, अगर आप एक इंटीग्रेटेड स्कूल में अगर स्पेशल एजुकेटर हैं या अगर आप काउंसलर हैं, तो आपको उसकी नॉलेज होना जरूरी है, ताकि आप पेरेंट को जल्दी से जल्दी एटलीस्ट एक आइडेंटिफिकेशन के लिए तो जरूर बोले। सेकेंड हो जाता है देन पेरेंट्स के पास एक्सेप्ट करें और एनकरेज करें बच्चे को। एक्सेप्टेंस नहीं आती है कि ये फिर हम पेरेंट्स जो हैं बाकी स्पेशली बच्चों से कंपेयर करने लगते हैं अपने बच्चों को कि उसका तो कम से कम बोल लेता है या लिख लेता है, ये तो बैठता ही नहीं है, ये तो टिकता ही नहीं है। फिर बच्चे को सिर्फ चाहते हैं कि हम स्पेशल एजुकेटर के पास भेज दें, हमें कुछ ना करना पड़े घर में, बस घर में एक चिप्स का पैकेट दे दिया, वो सारा दिन घूमता रहे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पेरेंट की भी उतनी ही है जितनी वो एक्सपेक्ट करते हैं एक टीचर से। देन एक कांस्टेंट फीडबैक टीचर को दे कि बच्चे के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में वो कैसा कर रहा है। एक ऑनेस्ट फीडबैक क्लास टीचर को मिले। दैट चाइल्ड पेरेंट शुड बी अवेयर ऑफ स्कूल पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, रूल्स एंड रूटीन्स, या जो एजुकेशन के डिसीजंस हैं जो उनके बच्चे को इम्पैक्ट करते हैं, उसके बारे में उनको अवेयरनेस होनी चाहिए। अक्सर क्या होता है कि फादर्स इन्वॉल्व होते नहीं हैं, मदर्स के पास दुनिया भर के काम होते हैं, तो इसमें वो एस्केप रूट ढूंढते हैं। फर्क क्या होता है कि बच्चा जो क्लासरूम में कर पाता है घर में आके नहीं करता है, एंड देन पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि ये यहाँ तो कुछ नहीं करता। तो एक गैप आ जाता है कि क्लासरूम में टीचर कहता है नहीं यहाँ तो ये बिहेवियर नहीं है, आप घर में देखिए, और पेरेंट कहता है कि जी आप तो कुछ करवा ही नहीं रहे, ये तो घर में कुछ करता नहीं है। तो ये गैप्स हो जाते हैं। तो पेरेंट्स को ये याद रखना है कि चाहे आपका बच्चा 10 से 4, 10 से 6 में अगर एक सेटअप में है, तो भी उसके जो प्रोग्राम्स हैं वो उनको घर पे करवाने ही पड़ेंगे। जैसे रेगुलर स्कूल के बच्चे हैं, घर में होमवर्क करते ही करते हैं, घर में मैक्सिमम स्कूल में 10% 20% पढ़ाई होती है, 80% काम घर पे होता है कि नहीं है। लेकिन हमारे जब हम बात करते हैं तो हम उल्टा हो जाता है, हम चाहते हैं सिर्फ 20% हमारे पास करे, 80% बस स्कूलों में ही करे या जिस एनजीओ में भेज रहे हैं उसमें ही करे, और उसमें भी फीस के लिए भी कच वो भी टाइम से नहीं देते, रिमाइंड करते हैं। जबकि रेगुलर स्कूल में जब हम भेजते हैं वहां हम निगोशिएट नहीं करते, वहां हम बात नहीं करते हैं, वहां तो चूप भी नहीं करते हैं। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पेरेंट्स की ऑनेस्टली लेने की है, वहां पे ये गैप है और वहां पे ये फ्रस्ट्रेशंस आती हैं, क्योंकि एक lack of complete effort and honest input and feedback of in a give and take manner वो नहीं हो रहा होता। पेरेंट्स के बाद कौन स्टेक होल्डर्स हैं, भाई या बहन? तो आप ये देखिए कि सिबलिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर बड़ा भाई या बहन है तो वो छोटे भाई के साथ मेहनत कर सकता है, हेल्प कर सकता है। और अगर पेरेंट्स सिखाते ही नहीं है, या अगर पेरेंट खुद ही बच्चे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसको कॉन्स्टेंटली ये रिमाइंड करा रहे हैं कि यू आर अ स्पेशल नीड, तुमको तो हमें बस फिक्स करना है, यू आर अ प्रॉब्लम, डायरेक्टली नहीं करके इनडायरेक्टली भी, तो वो सिबलिंग में भी आता है। तो सिबलिंग्स का रोल बहुत क्रिटिकल हो जाता है लाइफ लॉन्ग सपोर्ट में। तो उनके लिए पेरेंट्स को सिबलिंग्स को अच्छे से सिखाना कि एक बैलेंस के रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेंसिटिविटी में, कि वो चाहे लाइक जैसे मेरा केस था, मेरा स्पेशल नीड बेटा बड़ा है, दूसरा बेटा छोटा है, तो मैं उसको हमेशा कहती थी छोटे बेटे को, जस्ट बिकॉज स्पेशल नीड दैट डजंट मीन कि वो तुम्हारा बड़ा भाई नहीं है। तुमको जो बड़े भाई को इज्जत देनी चाहिए वो आप दोगे, उसमें अलग तरीके की इंटेलिजेंस है, तुम्हारे में अलग तरीके की इंटेलिजेंस है। आज भी मेरा जो बड़ा बेटा है अपने टेबल से प्लेट खुद उठा के रखता है,
अपना टॉवल सुखाने डालता है। मेरे छोटे बच्चों को अभी भी समझाना पड़ता है, बोलना पड़ता है। तो हमारे बच्चे की, क्योंकि हम टीचिंग करते आए हैं, तो उसकी प्रॉम्प्ट फीडिंग हो गई है, लेकिन छोटा वाला जो न्यूरोटिपिकल है उसको प्रॉम्प्ट ही चाहिए अभी भी कि ये क्यों नहीं कर रहे हो। तो ऐसी बात नहीं है कि जस्ट बिकॉज हमारे बच्चे स्पेशल नीड है तो उनको हम हर जगह पे कम महसूस कराए। तो सिबलिंग को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर पे ही लेना जरूरी है। तो कंसिस्टेंट रूल्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस सारे बच्चों के लिए बराबर होने चाहिए, ताकि जब वो एक आपका स्पेशल नीड बच्चा जब क्लासरूम में जाए तो ऑटिज्म एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए उसकी बदतमीजियों के लिए। उसकी सिटिंग बिहेवियर उसको आने चाहिए। वो पिंचिंग अगर कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, तो वो पहले घर पे ही उसको चेक होना आना चाहिए। हर चीज को आप ऑटिज्म से, मेल्टडाउन से क्लब नहीं कर सकते। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ये स्टेक होल्डर्स हैं, सिबलिंग और पेरेंट, के स्कूल में जाने के लिए प्रिपरेशन जो है वो भी घर से होनी चाहिए। और मैं बताऊंगी कि ऐसे बहुत सिबलिंग्स से मैं मिली हूँ जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि ना सिर्फ अपने भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए है, वो और भी बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। अरुणिमा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जो एक बहन ने अपने छोटी बहन के लिए खोला, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सालों से इस फील्ड में काम कर रही है। इन फॉर द कॉज है जो एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में काम कर रही है, ये भी एक सिस्टर ने शुरू किया है। नई दिशा है, हैदराबाद बेस्ड है, ये इस हर तरीके की इंफॉर्मेशन को गैदर करके अपने प्लेटफॉर्म पे डालते हैं। तो आप इनकी वेबसाइट पे जाइएगा और देखिएगा ये लोग क्या काम कर रहे हैं। तो जब सिबलिंग्स भी इस फील्ड में आते हैं, तो जब बतौर स्टेक होल्डर्स हमारी सोसाइटी में एक वैल्यू एडिशन करते हैं। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पॉलिसी मेकर्स का क्या सीन। तो जब हमारे तो देश में जो पीडब्ल्यूडी एक्ट बना था सबसे पहले, वो शायद 2008 में बना था, उससे पहले था ही नहीं। अंग्रेज जो बना के छोड़ गए थे भारत छोड़ने से पहले, वही चलता था कि अगर कोई भी जरा सा भी जिसको मंदबुद्धि की, उसको पागल करार करके रिश्तेदार उसकी जमीन हड़प के उसको पागल खाने डाल देते थे। तो 2008 में सबसे पहले पीडब्ल्यूडी एक्ट बना। उसके बाद जब हमने यूनाइटेड नेशंस के साथ जब रेटिफाई किया यूएनसीआरपीडी, आप लोग पढ़िएगा उसको, यूनाइटेड नेशंस सिविल राइट्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी करके एक चार्टर निकाला यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने। तब कई देशों ने उसमें साइन किया, तो भारतवर्ष ने भी साइन किया। उसका क्या मतलब था, उसमें उन्होंने कहा था कि चाहे अगर एक आदमी एक मशीन के सहारे सांस भी ले रहा है, तो भी उसको आपके और हमारे बराबर अधिकार है हर चीज का। चाहे वो राइट टू लिविंग है, राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू इक्वल डिग्निटी लाइक यू एंड मी। तो इसमें 21 नई डिसेबिलिटीज को उन्होंने डाला। तो ये एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट पॉलिसी मेकर्स ने किया। पॉलिसी मेकर्स के पास कौन गए थे सबसे पहले, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आपके जैसे एजुकेटर्स, आपके जैसे पेरेंट्स, आपके जैसे सिबलिंग्स, जिनको इसके बारे में ना खाली काम करने का जज्बा था, बट जो ये चाहते थे कि अपने इमीडिएट फैमिली के अलावा भी हम समाज में काम करें, उन्होंने कॉन्स्टेंटली पॉलिसी मेकर्स के पास इंगेज कर करके उन्होंने ये नया आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को लेके आए। तो इसमें राइट टू एजुकेशन, राइट टू जॉब, राइट टू लिविंग, बहुत सारी चीजें आई, राइट टू हेल्थ। और अभी जो नया एजेंडा है 2030 का यूनाइटेड नेशंस का, उसमें वो कह रहे हैं कि जो छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गांवों में भी जो, क्योंकि एक तो गरीब होना, ऊपर से डिसेबल्ड होना, ये दोनों चीजें डबल ही मार्जिनलाइज आपको कर देती हैं, आप कहीं पीछे हो जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि गरीबी को भी हटाना, जो जो दिव्यांग या विकलांग या अक्षम लोग हैं, उनको, उनके लिए भी काम करना जरूरी है, ताकि उनको बेसिक टेक्नोलॉजी, खाना, पहनना और
access to safe water, safe न्यूट्रिशन भी मिले। अब इसमें ऐसी फैसिलिटीज और रिसोर्सेज जैसे साइन लैंग्वेज है, ऑल्टरनेटिव एंड ऑगमेंटिव कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, जैसे ब्रेल है, लार्ज प्रिंट फॉर्मेट्स है। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे, तो अगर आप स्पेशल एजुकेटर्स हैं, तो आप अपने लिए नई स्किल्स भी ऐड कर सकते हैं। आपको आर्टिफिशियल जो असिस्टेड टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर आप अपना एक रिफ्रेश कोर्स करिए। जैसे आवाज का ऐप है, आप लोग उसको सीखिए, तो आपके एजुकेशन के फील्ड में आपके क्वालिफिकेशन और ऐड होगी। क्योंकि अभी अगले 10 सालों में बहुत रैपिड एडवांसमेंट होने वाला है। तो टेक्नोलॉजिकल जो टूल्स हैं, असिस्टिव टूल आपके पास आ जाएंगे काम करने के लिए। तो इसलिए आपको अपडेटेड होना बहुत जरूरी है कि खाली बस मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ, मुझे घर से जाना है, ये मेरी सीखी सिखाई चीज है, मुझे 1 घंटा 101 करना है, मुझे एडीएल बनाना है, मुझे टीएलएम्स बनाने हैं। अगर आपने उतना ही करना है तो आप उतने ही रह जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने आप को बड़ा करना है, तो आपको ये अपना ज्ञान चक्षु को भी खोलना पड़ेगा। अपने एनवायरमेंट में, आपके फील्ड में क्या हो रहा है, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, और उस दोनों चीजों को, इंफॉर्मेशन को आप कैसे इंटीग्रेट करके अपनी नॉलेज में इजाफा करते हैं, तब आप जाके बहुत अच्छे स्पेशल एजुकेटर। ठीक है ना। और दुनिया सिर्फ 2 तरीके के एजुकेटर्स को जानती है। आपको भी याद होगा, आपको अपने स्कूल के सिर्फ 2 ही तरीके के टीचर्स याद होंगे। एक जो बहुत खराब थे, जो आपको मारते पीटते थे, या एक जो बहुत अच्छे थे। एवरेज टीचर्स को कोई याद नहीं रखता, किसी को नाम भी याद नहीं होंगे। तो ये चॉइस आपकी है कि आप अच्छे एजुकेटर बनना चाहते हैं या बुरे एजुकेटर। मैं एवरेज एजुकेटर्स की बात ही नहीं कर रही। और स्टेक होल्डर्स कौन है? अब हम बात करें स्टेक होल्डर्स में प्रोफेशनल्स। तो प्रोफेशनल्स कौन कौन आते हैं? ऑब्वियसली जिसने सबसे पहले डायग्नोस किया होगा, पीडियाट्रिशियन। अब मैं आपको बताती हूँ, मेरे पीडियाट्रिशियन को ऑटिज्म के बारे में कुछ पता ही नहीं था। एंड माय चाइल्ड अमोग वाज माय फर्स्ट बॉर्न। तो मुझे तो वैसे ही नहीं मालूम था क्या रेगुलर माइलस्टोन्स होते हैं, बिकॉज आई हैड नथिंग टू कंपेयर। लेकिन जब 2.5 साल तक मेरा बच्चा बोला नहीं, तो मैंने उनसे पूछा, कहते नहीं लड़के हैं देर से बोलते होंगे, ये पीडियाट्रिशियन बोल रहा है मुझे, ये तो नानी दादियां बोलती हैं। लेकिन मेरे पीडियाट्रिशियन को कुछ नहीं था। फिर थोड़ा और आगे बढ़ी, फिर मैंने किसी और 2-3 लोगों से पूछा, फिर जाके मुझे पता चला, किसी ने बोला नहीं सिलेक्टिव हेयरिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। तो कहने की बात यह है कि हमारे यहाँ पे इवन जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है, आज की तारीख में ऑटिज्म के ऊपर सिर्फ एक चैप्टर है। उसके बारे में अगर आप आज भी हॉस्पिटल्स में चले जाइए, कितने डॉक्टर्स को आप मिल लीजिए, अगर सबसे पहले सबसे पहले जब डायग्नोसिस होता है, क्या करते हैं डॉक्टर्स? एमआरआई करवाते हैं। एमआरआई में बच्चा टिकता ही नहीं है, तो उसको एनेस्थीसिया देना पड़ता है। या आप बच्चों को कोई चोट लगी, हॉस्पिटल ले गए, वो एक इंजेक्शन लगाने में 12 लोग लग जाते हैं उसको पकड़ने में। उनकी नो हाउ ही नहीं है। स्कूल काउंसलर्स को कितना पता है ऑटिज्म के बारे में? या अगर उसको मालूम है, तो क्या उन्होंने पेरेंट्स की काउंसलिंग करी? जैसे कि मैंने बोला पहले उसमें कि वो कह रहा नहीं जी ये बिगड़ गया है, ये बस बैठता नहीं है, बिहेवियर इश्यूज हैं, बट उनको डायग्नोसिस ही नहीं मालूम है। तो इसलिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन, knowledge and usage of multiple techniques, and based on the dialogue with all the stakeholders will only help you making एक अच्छा आईपी में। अदरवाइज क्या होता है जी, आप बस बाकी सब छोड़िए, इसको मैच करवा दीजिए, आप बाकी सब छोड़िए, इसके कम्युनिकेशन पे काम करिए। इसको बोलना नहीं आता, इसको बोलना सिखा दीजिए। ऑटिज्म में मेन तो प्रॉब्लम कम्युनिकेशन की है। You cannot make a duck climb the tree. आपके पास एक न्यूरोटिपिकल बच्चे के हिसाब से कंपैरेटिवली you have an atypical child coming to you. How can you make a comparative education plan उस बच्चे के लिए, जब उसकी नीड्स और उसके चैलेंजेस बहुत स्पेसिफिक हैं? तो जब तक आपको ये
पूरा बैकग्राउंड नहीं मालूम होगा, आपको पूरे स्टेक होल्डर्स के साथ जब तक आप बैठेंगे नहीं, आपका सही आईपी डेवलप नहीं हो सकता। या अगर आपने कर दिया और उसके बाद आपने बोला कि जी देखिए मैं क्लास में इसको, वो जो पिंस ग्रिप के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं आप ये लीजिए, इसका पेंसिल से ग्रिप अच्छा होगा, और पेरेंट वो नहीं लेके करता, वो पैसा ही स्पेंड नहीं करता है। या घर में आप उसको बोलते हैं कि कम से कम इसको घर पे भी 1 घंटा 101 टेबल टॉप एक्टिविटी आपने भी करानी है, और वो नहीं कराता, तो आपके आईपी किसी काम के नहीं है। आपके आईपी में रिफ्लेक्ट करेगा, बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, आप डिजाइन एप्रोप्रिएट कैरिकुलम नहीं कर पाएंगे। तो मैंने एक काम करना शुरू किया था, मेरे बेटे को, अगर आपको पेंसिल ग्रिप नहीं आती है तो एक कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें, एक स्पेशल एजुकेटर इन्वॉल्व है, एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इन्वॉल्व है, और एक मदर इन्वॉल्व है जो कि साथ में घर में काम कर रही है। तो मैंने हम दोनों को मिलाया और मुझे बोला कि आप सब क्या करेंगे मुझे बताइए, मैं भी वो करती। जब हमने ये किया, अमोघ ने पेंसिल पकड़ के इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू किया। आज वो पेंटिंग करता है। जो बच्चा बैठता नहीं था एक जगह पे 2 मिनट से ज्यादा, आज वो ऑफिस जाता है, हाफ डे के लिए काम करता है, और ये ओवरनाइट नहीं हुआ है ना। तो इसमें क्या क्या एफर्ट्स, खाली मदर के एफर्ट्स नहीं थे, लेकिन जब ये ट्राइपार्टाइट अरेंजमेंट नहीं होगा, मतलब 3 जने का जब ट्रायंगल नहीं बनेगा, जिसमें एक एजुकेटर हो गया, एक पेरेंट हो गया, एक थेरेपिस्ट हो गया, जब ये 3 मिलके पूरा आराम से, ये 3 स्टेक होल्डर्स मिलके जब इस बच्चे की एक एक्टिविटी पे काम करेंगे, तो उसमें रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। हमारे यहाँ अक्सर क्या होता है कि एजुकेटर्स जो हैं कई बार पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, उनको जॉब की जरूरत होती है, और पेरेंट्स जो हैं एफ्लुएंट बैकग्राउंड से आते हैं। हमारे स्पेशल एजुकेटर्स को इंग्लिश बोलनी नहीं आती, वो रीजनल लैंग्वेज में काम कर सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से उनमें कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। भाषा सिर्फ एक माध्यम है कम्युनिकेशन का, बोलचाल का। इंग्लिश को एस्पिरेशनल लैंग्वेज नहीं बनाना। हमारे बच्चे को फर्क नहीं पड़ता आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं नहीं बोलते। मेरा बच्चा, आई एम अ पंजाबी मैरिड टू अ महाराष्ट्रियन, मेरी मेट झारखंड से आती है, वो सबकी लैंग्वेज समझता है। वो एक दिन बंगाली कुकरी शो देख रहा था यूट्यूब पे, एक दिन तमिल गाने सुन रहा था। तो ये बच्चे हमारे दिल की जुबान सुनते हैं। तो जब दिल में ऑनेस्टी होएगी, इंटीग्रिटी होएगी, तो कोई भी लैंग्वेज से आप प्रोग्राम एजुकेशन शुरू करेंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी से, ईमानदारी से, जब सारे स्टेक होल्डर्स मिलके काम करेंगे, चाहे रिसोर्सेस कम हो, रिसोर्सेस से कुछ नहीं होता, ईमानदारी और इंटीग्रिटी से होता है। तभी आप देख रहे हो ना आज के तारीख में जो स्पोर्ट्समैन हमारे जो गोल्ड मेडल्स लेके आ रहे हैं, उनकी बैकग्राउंड मालूम है? कोई रिक्शे वाले का लड़का है, कोई मजदूर की लड़की है, कोई ऑटो रिक्शा वाले की बेटी है। ये फैंसी एयर कंडीशन स्कूलों में नहीं गए, डेडिकेशन थी, जज्बा था, इंटीग्रिटी थी, ईमानदारी थी कि काम करना है, रिजल्ट लाना। इसीलिए जब मैंने शुरू में बोला कि हमारा देश जो है बहुत तरीके के अलग अलग चैलेंजेस के साथ, मिनिमम रिसोर्सेज के साथ, कम संसाधनों वाला देश है, लेकिन फिर भी ग्रोइंग है, फिर भी हजारों सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं। तो इसलिए चाहे हम पेरेंट हो, चाहे हम समाज हो, चाहे हम एजुकेटर हो, हमें अपने आप को एक्सक्यूजेस देने बंद करने चाहिए। एक साथ मिलके काम जब करेंगे तो रिजल्ट आएगा ही आएगा।
स्कूल में रोल ऑफ द प्रिंसिपल इज वेरी क्रूशियल। राइट टू एजुकेशन सबको बोल दिया गया है। अगर आपके नेबरहुड में एक स्कूल है और प्रिंसिपल आपको नहीं कह रहा, आपको लड़ना जरूरी है। एक प्रिंसिपल को आप मजबूर कीजिए कि आपको स्पेशल एजुकेटर आपके स्टाफ में होना ही चाहिए, और उनको अगर है तो प्रॉपर पीरियोडिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि जो इंक्लूजन के नाम पे स्कूल चल रहे हैं उसमें स्टूडेंट्स को डायरेक्ट बेनिफिट मिले। और अगर 40 बच्चों की क्लास है तो 40 बच्चों में अगर 4 बच्चे ही हैं जिनको एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है और बाकी सब एक ग्रुप में काम कर सकते हैं, तो क्या प्रॉब्लम क्या है? 4 बच्चों को एक स्पेशल फोकस दे दीजिए। देयर आर सो मेनी वेज एंड मीन्स टू एड्रेस द प्रॉब्लम। आप एक वॉलेंटियर सिस्टम बना सकते हैं जिसमें से जो रेगुलर बच्चे जो पढ़ाई में अच्छे हैं उनको आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे दीजिए अगर वो बाकी वीक बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। आप उनको इंसेंटिवाइज करिए कि उनके ग्रेड्स अच्छे हों। दुनिया भर के सोशल प्रोजेक्ट्स आप करते हैं जिसमें आप बाहर से आउटसोर्स करके प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, विच इज मीनिंगलेस। उससे अच्छा तो ये है कि आप अभी से बच्चों में ये सीड डालिए कि जो आपसे कमजोर है आपको उसकी हेल्प करना है। सोचिए हमारी सोसाइटी कितनी बेटर हो जाएगी। तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने के लिए सब स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे होना पड़ेगा कि मिनिमम रिसोर्सेज में भी हम मैक्सिमम आउटपुट कैसे दे सकते हैं। क्या आपके स्कूलों में बैरियर फ्री एक्सेस है? छोटी छोटी चीजें हैं। आज तक किसी भी बैंक में चले जाइए, किसी स्कूल में आपके पास रैम्स ही नहीं है, उसके लिए कोई डिमांड कर रहा है। तो एक्सेस फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए, शांत एनवायरनमेंट। ये सब चीजों के लिए कितना चाहिए? हमको ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। तो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए क्या क्या चीजें हैं और कौन कौन रिस्पॉन्सिबल हैं, जब तक हम ये अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, एक ओवरऑल हमको उसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं होगी। हम सिर्फ वो जैसे वो घोड़े को साइड में चश्मा लगा दिया जाता है कि सिर्फ वो आगे देखे और चलता जाए, अगर हमने उतना ही किया तो हम एक कैसे इवॉल्व होंगे बतौर ह्यूमन बीइंग। तो इसलिए आज की जो वर्कशॉप जो मैंने ये बात रखी वो एक तरीके से ज्ञान चक्षु खोलने के लिए कि हम कहाँ हैं, हमारा रोल क्या है, और हम इस रोल में किनके ऊपर खुद इंटरडिपेंडेंट है। और वो बच्चा तो सेंटर में है ही है, उसके आसपास कौन कौन है, उसमें हम यहाँ हैं या यहाँ हैं। तो ना यहाँ से काम बनने वाला, ना यहाँ से बनने वाला, यहाँ से बनेगा, तब जाके रिजल्ट्स आएंगे। तो वो अंडरस्टैंडिंग लाना, कॉन्स्टेंटली डिमांड करना, स्टेटस को पे मत रहिए कि मैम हम क्या करें, ये तो करता नहीं है। अगर आप एक सेंटर चला रहे हैं तो कॉन्स्टेंटली पेरेंट्स को भी बुलाइए, उनको डिमांड करिए कि आप वीडियोस भेजिए। पेरेंट्स तो डिमांड करते हैं वीडियो भेजिए, आप क्या सीसीटीवी होना चाहिए, हमें देखना है, ये देखना है। आप भी डिमांड करिए, आप घर में क्या करवा रहे हैं, कितनी देर करवाया, आप हमें वीडियो भेजिए ताकि हम आपको बताएं कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं, आपकी कमांड की टोन में कहाँ गड़बड़ थी, आपने उसको बिठाया किस तरीके से, आपने उसका हाथ किस तरह से पकड़ा, आपने जितना नंबर ऑफ टाइम देना चाहिए था उसको दिया या नहीं दिया। जब रेगुलर स्कूल में अगर हमारे बच्चे काम नहीं करते हैं तो हमको बुलाते हैं ना पेरेंट को, और हम भी सिट्टी पिट्टी घूम करके वहां जाते हैं। लेकिन जब हमारे एनजीओ में बुलाते हैं तो कोई नहीं, वो पेरेंट्स वांट चित भी मेरी पट भी मेरी, ये भी एक हो जाता है। लेकिन जो एजुकेटर्स हैं वहां पे भी कमी रह जाती है, बिकॉज द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कहाँ। कई बच्चे हैं जो 4 साल से एक ही जगह जा रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, जो 6 साल की उम्र में वो कर रहे थे वही 10 साल की उम्र में कर रहे हैं। तो एजुकेटर्स भी कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि लगता है कि भाई हमने 4 घंटे इनको एंगेज रखा, क्योंकि ना जमाने को इनसे उम्मीद है, ना पेरेंट्स को इनसे उम्मीद है, हम क्यों दिमाग खपाए, वही चीज करवाते रहो, वो इजी है।
तो हम सब बेईमान हैं, हम सब चोर हैं और हम सब गिल्टी भी हैं। लेकिन जो अच्छी चीज है हमारे फील्ड में कि हम लाइफ को ग्रांटेड नहीं लेते हैं, हम इन बच्चों से सीखते हैं। हमारे पास जो डेडिकेशन है कि इन स्पाइट ऑफ getting beaten, facing the meltdowns of these children, in spite of, even having to extend our roles beyond an educator and, the people, but children who are not toilet trained, उनकी टॉयलेट ट्रेनिंग भी कराते हैं, उनके टॉयलेट एक्सीडेंट्स को भी एड्रेस करते हैं। ये हमारी इनर स्ट्रेंथ है। तो इस स्ट्रेंथ को हम और स्ट्रेंथनिंग कैसे करें, उसके लिए ईमानदारी से इंटरकनेक्टेड रहना जरूरी है, एक दूसरे को ऑनेस्ट फीडबैक देना जरूरी है। तब ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये बच्चे चल के हमें ही सरप्राइज ना करें। The worst thing is giving up on a fellow human being. तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे के रोल्स को आइडेंटिफाई करें और एक साथ मिलके काम करें। अब इन सब चीजों में हम सबके स्टेक होल्डर्स जो अभी तक है, हम सब इसी समाज में रह रहे हैं, इसी समाज का हिस्सा है। ऐसी कई मदर्स को मैं जानती हूँ जिनको इसलिए लताड़ दिया गया फैमिली वालों ने ही कि तुमने स्पेशल नीड बच्चा पैदा किया। ऐसा कभी हमने फादर के लिए नहीं सुना कि उसके ससुराल वालों ने उसे निकाल दिया हो कि तुमने स्पेशल नीड बच्चा पैदा किया, तुम अब हमारी बेटी के लायक नहीं। तो मदर्स डबल चैलेंजेस फेस करती हैं, एक बच्चे को भी संभाले और अपनी जो मानसिक प्रताड़ना है वो भी सहे। इस फील्ड में कई मदर्स हैं जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं और कई मदर्स हैं जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं जिनके हस्बैंड भी छोड़ चुके हैं। तो सोचिए कि हमारे समाज में जो मल्टीपल चैलेंजेस की जो लेयर्स, वो परत दर परत पर चढ़ी हुई है हम सब पे। और जबकि हम सब जानते हैं आज के तारीख में अगर कोई भी किसी भी तरीके का भेदभाव किया जाता है विद पीडब्ल्यूडी, वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन। तो हम सबको एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जरूरत है। हम लोग तो कर ही रहे हैं काम, लेकिन इसमें हमें समाज को भी इंक्लूड करने की जरूरत है, क्योंकि हम सब एक समाज की ही इकाई है, इस बड़े समाज की इकाई। तो समाज का भी हमारे लिए उतना ही उत्तरदायित्व है जितना कि हम अपनी तरफ से डेडिकेट कर रहे हैं। उनमें भी वो रिस्पेक्ट और पेशेंस होनी चाहिए कि अगर एक बच्चा भीड़ बड़ी जगह में हाइपर हो रहा है तो आसपास वाले उसको समझे। अगर उसको मॉल में एस्केलेटर में चढ़ने में टाइम लग रहा है तो अगल बगल वाले वेट करें, उसको पहले जाने दें, पीछे हो जाएं। अगर कोई बच्चा ठीक से नहीं बोल पा रहा है उससे ढंग से सुने, वेट करें। उसी के सामने किसी और के से नहीं पूछेंगे अच्छा ये क्या करता है, अच्छा ये कर लेता है। हमने अक्सर देखा हमारे बच्चे के साथ, उसको डायरेक्ट हेलो ही नहीं करते, छोटी सी चीज, एज इफ वो इनविजिबल है, एज इफ उसको कुछ समझ ही नहीं आता है। या 16 साल के, 17 साल के, 18 साल के, 26 साल के लड़के को भी वो बच्चे की तरह बात करेंगे, एज अप्रोप्रिएटली टोन नहीं होगी उनकी। या उनकी फैमिलीज को सपोर्ट नहीं करते। कितनी सोसाइटीज में आए दिन ये पंगा हो जाता है कि तुम इसका बच्चा हल्ला करता है, इसको यहाँ से निकालो। तो ये जो चीजें हैं, और ऑफ कोर्स फैमिली का जो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है, स्पॉन्सरशिप की भी प्रॉब्लम है। हम एनजीओ चलाते हैं, हमारे को कितने लोग हैं या हमारे रिलेटिव्स कितने हैं जो खुद आके बोला कि भाई अरे आपको तो इतनी प्रॉब्लम है, हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। हमारे जितने लोग हैं उनमें से कितने लोगों को आपने सुना है कि जो आके कि चलो अच्छा ठीक है मैं फाइनेंशियली तो हेल्प नहीं कर सकती,
लेकिन तुम जाओ, मैं तुम्हारे बच्चों को देखती हूँ, 3 घंटे देखती हूँ, 4 घंटे देखती हूँ, या हम 4 रिलेटिव मिल के थोड़ा थोड़ा करेंगे। बहुत कम एक्सेप्शन है ये चीज। बाय एंड लार्ज हमारी सोसाइटी जो है आज भी बहुत भौतिकवादी, बहुत मटेरियलिस्टिक हो गई है, जो सिर्फ अपना देखो अपना देखो अपना देखो पे काम कर रही है। तो सोसाइटी भी सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। आज हम ऑटिज्म मंथ पे हम बोलते हैं कि बिल्डिंग्स को ब्लू रंग करो। कितने लोगों को समझ में आता है उसका रेलेवेंस, या उसकी वजह से कितने लोगों को मालूम चलता है कि एक ऐसी फैमिली में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। बट शुरुआत तो है ही है, काम तो चल ही रहा है, लोग आते भी हैं। मुझे लगता है कि दुनिया जो चल रही है आज, वो अभी भी चंद अच्छे लोगों की वजह से ही चल रही है। बट वी नीड टू कॉन्स्टेंटली एंगेज द सोसाइटी, बिकॉज वो भी एक स्टेक होल्डर है। क्योंकि यहीं से निकल के वॉलेंटियर्स आएंगे, यहीं से प्रेरित होके कई स्पेशल, जितने स्पेशल एजुकेटर्स हैं उनकी फैमिली में थोड़ी है पर्सन विद डिसेबिलिटी। उन्होंने इस चीज को प्रोफेशन की तरह चुना है, कईयों ने इसको डेडिकेशन से चुना है, कईयों ने सिर्फ एक कमाई का माध्यम की वजह से चुना है। लेकिन जिस भी वजह से चुना हो और जो भी प्रोफेशन चुने, उस प्रोफेशन में उससे डायरेक्ट इम्पैक्ट होने वाली पार्टी और उस प्रोफेशन को इम्पैक्ट करने वाले फैक्टर्स सबको पता होने चाहिए, चाहे आप कोई भी काम करें। क्योंकि दुनिया आज ग्लोबली कनेक्ट हो रही, एक इंफॉर्मेशन उधर से निकलती है, इधर पहुंच जाती है 1 सेकंड। तो अवेयरनेस सब में आ गई है, अपने हक की डिमांड सब करने लग गए हैं, लेकिन अपने खुद के ड्यूटीज के बारे में कितने लोगों को अवेयरनेस है, अभी अपने लोगों को उस पे काम करना। अगर एक पेरेंट आके डिमांड करता है स्पेशल एजुकेटर से, आपका काम है, हमने तो आपको बोला है या आपको ये करना है, तो एक स्पेशल एजुकेटर को भी बोलना है, जी बिल्कुल करना है, मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं इसका गुरु हूं। अगर मैं आपको कह रहा हूं कि आपको घर जाके इसको इतने दिन प्रैक्टिस करवानी है कि मुझे भी रिजल्ट दिखे, तो वो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी भी ड्यूटी है कि इसको करके देना है। एक स्कूल में अगर आप स्पेशल एजुकेटर हैं, तो आपको प्रिंसिपल को बोलने का पूरा अधिकार है कि अगर इसके लिए असिस्टेड डिवाइसेस चाहिए, इसके लिए स्पेशल क्लास एक्स्ट्रा चाहिए, तो उसको आप प्रोवाइड करेंगे। अगर आप एक एनजीओ हैं, तो आपका काम सिर्फ और सिर्फ बच्चों से फीस लेके खाली उनको दिन में सारा दिन एंगेज करके उनको घर भेजना नहीं है। आपको पेरेंट्स को हेल्प करना है, एडवाइस देना है कि अब आपको इसके लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेना है, इसके लिए यूडीआईडी लेना है, इसका आधार कार्ड होना चाहिए, नहीं है तो क्यों नहीं है। आपको वो इंफॉर्मेशन पेरेंट को इन्वॉल्व करनी है। उसके लिए अगर फंड रेजिंग करनी है, तो आपको अपने पूरे रिसोर्सेस को इकट्ठे मिलके काम करना पड़ेगा। इमेजिन करिए अगर ये सारे स्टेक होल्डर्स जब एक साथ मिलके काम करते हैं, तो रिजल्ट्स मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है ना। अब अगर हम देखें कि पीयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पीयर्स कौन होते हैं? आपके साथ जो आपके सहकर्मी हैं, या आपके साथ जो मान लीजिए आप एक बस में आते जाते हैं और वहां भी दोस्ती, वो भी आपका एक पीयर ग्रुप। उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अगर आपका एक स्पेशल बच्चा जो है काम करने लग जाता है, एक वर्क एनवायरनमेंट में वो काम कर रहा है, तो क्या वहां पे आसपास में जितने लोग हैं उसको उनके लिए रिस्पेक्ट है क्या? क्या वो अपने काम में उसको, जिस स्पेशल नीड वाले को, बच्चे को साथ में इंक्लूड करते हैं क्या? फ्रेंडली एटीट्यूड है क्या? बहुत ज्यादा लेक्चरबाजी तो नहीं देते हैं? उसकी न्यूरो डाइवर्सिटी के लिए अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस है क्या? आई न्यू वन पर्सन जो कॉलेज में पढ़ती है, व्हील चेयर बाउंड है क्योंकि वो सेरेब्रल पैल्सी, वो इंग्लिश ऑनर्स कर रही है, मेंटल फैकल्टी सबसे बढ़िया है। वो लड़कियां क्लब में गई, कहीं गई, इसको साथ नहीं लेके गई। तो हम जब बात करते हैं एजुकेशन की, हम तो स्कूल लेवल पे बात करते हैं, कॉलेज लेवल पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा।
आपने किसी ने देखा है इस कॉलेज में स्पेशल एजुकेशन का कोई? मैंने तो नहीं सुना। या वहां पे स्पेशल काउंसलर्स जो इस लेवल पे काम कर रहे हो, या उस लेवल के स्कूल कॉलेजेस में लेवल पे काम हो रहा? कहीं नहीं हो रहा, बहुत एक्चुअली कम। उतना उम्मीद नहीं है हमारे बच्चे से, कोई इतना उम्मीद नहीं करते कि वो ग्रेजुएशन कॉलेज में करे। चला जाएगा। हाँ, तो ये बहुत लंबी लड़ाई है, और ये 100 मीटर की रेस नहीं है, ये रिले रेस है। एक चक्कर में घूमना है हमने। एक लैप 100 मीटर के बाद आपको वो जो बेटॉन है वो आगे पकड़ाना है कि भाई मैं थक गया हूँ, अब आप लेके भागो। फिर दूसरा, फिर तीसरा, और ये कांस्टेंट लूप है। कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मैं दुनिया बदल के जाऊंगा, लेकिन आप अपने लेवल पे पूरी सिंसेरिटी से जितना अपने आसपास के माहौल बदल सके, जितना आप लोगों को प्रेरित कर सके, जितने लोग ये बोले कि देखो ये इतना काम कर रहा है, मुझे भी करना चाहिए, so you will have to only lead by example. अगर आप सीनियर एजुकेटर हैं और अगर आप केयर गिवर्स, 4 केयर गिवर्स आपको रिपोर्ट करते हैं और वो केयर गिवर नाक मुंह सिकोड़ता है, मैं बच्चे की पॉटी नहीं साफ करूंगा, आपको उठ के वो पॉटी साफ करने का बूता होना चाहिए। क्योंकि आप जो, why are you called special educators and not just educators? क्योंकि आप उस बच्चे को, उस मार्जिनलाइज बच्चे को जिंदगी जीना सिखा रहे हैं, इसलिए आप स्पेशल एजुकेटर। आप उसकी पिंचिंग, उसकी स्पिटिंग, ये सब सहते हुए भी यू आर नॉट गिविंग अप, आप इसलिए स्पेशल एजुकेटर। पूरी दुनिया, उसके खुद के माँ बाप भी गिव अप कर देते हैं, लेकिन आप फिर भी गिव अप नहीं करते हैं, आप इसलिए स्पेशल एजुकेटर। सबसे कम पैसे मिलते हैं फिर भी काम करते हैं आप, इसलिए स्पेशल एजुकेटर। आई नो एवरीबडी वांट्स टू गो इन गवर्नमेंट जॉब, लेकिन पैसा एक लेवल तक मोटिवेशन हो सकता है और होना भी चाहिए, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम सबकी परफॉर्मेंस एक दूसरे के ऊपर रिफ्लेक्ट करती है। मैं पूछना चाहती हूँ आपके कुछ लोगों से कि लेट्स हैव दिस इंटरेक्शन, लेट अस ओपन द माइक। मैं कुछ 2-3 लोगों से चाहूंगी वो बताएं कि वो स्पेशल एजुकेटर क्यों बने। दीदी इन लोग बहुत चालाक है, कोई खुद नहीं बोलेंगे, आप नहीं, खुद आप बोलो। नाम लीजिए और लेट दैट पर्सन स्पीक। हाँ तो मैं मैं ये पीपीटी को बंद कर देती हूँ। हाँ जी, मैं बोल सकती हूँ? बिल्कुल बोलो। तुम्हारा कारण सबको पता है। फिर भी एक्चुअली जब मेरे बेटे का मेरा स्पेशल एजुकेशन का कोई दूर तक कोई ऐसा नॉलेज नहीं था, तो फिर मेरा बेटे का जब ऑटिज्म डिटेक्टेड हुआ तो फिर मैंने फिर देखा कि अच्छा ऐसा भी है, इन लोगों के साथ भी थोड़ा सा अलग तरह से काम करने के लिए सीखना पड़ता है। तो फिर मैंने डिसीजन लिया, तो मैंने ज्वाइन किया। पर पहले मुझे बहुत इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता था। पहले थोड़ा सा लगता कि इतना डिसेबिलिटी, बहुत टाइप का डिसेबिलिटी देखने को मिलता था उधर, तो मुझे बहुत डिप्रेशन होता था। मगर धीरे धीरे जब काम करना स्टार्ट किया इन लोगों के साथ, इन लोगों का अनकंडीशनल लव मिला, तो तब मुझे अभी लगता है कि इससे अच्छा प्रोफेशन लाइफ में मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता था। तो मेरा मोटिवेशन तो मेरा बेटा है, एंड मेरे बेटे के साथ और जो 4-5 बच्चा, जो मेरे लाइफ का मोटो ही चेंज कर दिया। Very nice. Anushri Haldar, maybe you would like to speak. I want to know
कि एज अ स्पेशल एजुकेटर आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगा या क्या लगता है? चैलेंज ये है मैम, मतलब मैं ना एक बात को बहुत मानती हूँ। क्या है वो? एक दिन में कुछ नहीं होगा, कि एक दिन में कुछ नहीं होगा, बट एक दिन जरूर होगा। वेरी गुड, वेरी नाइस। और मैं कहती हूँ कि हम किस चीज को सक्सेस का पैरामीटर मानते हैं? मुझे लगता है उस चीज को भी अब हमें चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि एज अ मदर एंड एज एन एक्टिविस्ट जो मुझे ये रियलाइज हुआ था कि कई लोग सोचते हैं कि इनकी लाइफ का पर्पस क्या है, क्योंकि ये तो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं, हम सिर्फ एक तरीके से हम एक फूड चेन की बात कर रहे हैं, फूड सप्लाई चेन की ही बात कर रहे हैं ना, कि हमने बच्चे क्यों पैदा किए? बहुत नोबल चीज के लिए नहीं, जिस दिन मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो आप नोबल नहीं हुए ना, आपने अपने मतलब के लिए अपना बच्चा पैदा किया है ना। ठीक है, जिंदगी भर आपने बोला मैं मेरा बच्चा, उसको पढ़ाई इस तरह से कराई कि बड़ा होके कमाई करेगा, सूद समेत वापस करेगा। यही ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, जिसको हमने लीपा पोती करके आज समाज में उसको बहुत बड़ी चीज बना दिया है। हाउ इज दैट नोबल और यूजफुल? लेकिन ये बच्चे क्या दे रहे हैं? ये बच्चे हमको बेटर बना रहे हैं, ये हमें सेंसिटिव बना रहे हैं, हमें पेशेंस डेवलप कर रहे हैं, कंपैशन डेवलप कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू मेक अस अ बेटर ह्यूमन बीइंग। जब ईश्वर ने 5 उंगलियां ही बराबर नहीं बनाई हैं, इससे सिंपलेस्ट उदाहरण क्या हो सकता है? लेकिन बन के तो मुट्ठी बनता है ना। तो ये वी हैव टू कीप गोइंग बैक टू दिस बेसिक्स, दैट दीज आर ऑल स्टेक होल्डर्स। जब मुट्ठी बंद करते हैं तभी हमारी लकीरें मजबूत होती है हाथों की, तभी हमारी डेस्टिनी बनती है, हमारी लाइफ लाइन, ब्रेन लाइन, ये सब इसी से बनती है ना। बच्चा जब आता है तो वो हाथ मुट्ठी बंद किया ही आता है। So that is the beauty of whole thing, because मुझे लगता है कि हम कितनी भी तरीके की बात कर लें, कितना भी प्रोफेशनल जार्गन में हम बात कर लें, उन सब के पीछे जब तक एक ह्यूमन साइड नहीं होगी, एक हम दिल को सेंटर पे रख के काम नहीं करेंगे, हम कुछ भी डिलीवर नहीं कर सकते। ठीक बोल रही हो ना शिशिर जी? अरे आपसे अच्छा कौन जानता है। अरे नहीं तो मुझे ये लगता है कि बट हैविंग सेड दैट, दैट्स अ नाइस थिंग, बट मोर स्पेसिफिक आपको क्या लगता है बतौर आपके हिसाब से क्या गैप्स है और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है? अगर हमसे पूछ रहे हैं तो कोई भी बता। हाँ जी, बताए ना आप। पहला गैप तो यही है जो हमने बहुत एक्यूटली फील किया है कि पेरेंट्स खुलते नहीं। सोसाइटी, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस पिछले 15, 20, 17 साल का, 18 साल का है ये, कि पेरेंट्स खुलते नहीं। मेरा एक्सपीरियंस है, आप खुल जाइए, wear autism on your sleeve. Everybody, second person I meet for the first time, and if Roshni is with me, my first thing is, she is my granddaughter, she has autism. Unknown person, 90% cases it is like that. But दसो के बाद में जो एक विंडो मिलती है बात करने के लिए कि ऑटिज्म क्या है, इससे वो नया आदमी समझता है, अवेयरनेस बढ़ती है कि ऑटिज्म, आप 2 मिनट की बात करिए। और आदमी, सोसाइटी में हमने देखा है लोग रियली केयरिंग हैं, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओ ऐसा होता है, हमें तो नहीं मालूम था। और इसके इतने फायदे मिल रहे हैं हमको, इतने बार फायदे मिले हैं कि कहना मुश्किल है। एक मॉल में कहीं गए, रोशनी गायब हो गई, इधर उधर हो गई, ढूंढते रहे, और जहां जिस शॉप में गए थे वहां जाके बैठे, वो आदमी ने बैठा करके रखा हुआ था कि वो इसको मालूम था कि स्पेशल एजुकेटर है।
और वो कह रहा था हम अभी आपको खोजने जाने वाले थे कि आप कहाँ हैं। पार्क मिल जाते थे, गायब हो गई, बाहर सड़क पर पहुंच गई, पार्क के बाहर जहां गाड़ी खड़ी होती थी वहां गाड़ी थी नहीं, वो भाई इधर घूम रही थी। एक दौड़ा मेरे पास में, अरे वो आपकी वो ग्रैंड डॉटर वहां खड़ी हुई है, वो एक दूसरा आदमी हमने खड़ा कर दिया, कहीं जाने नहीं देगी। ये एडवांटेजेस, उसका कंफर्ट जोन तैयार रहता है। तो पेरेंट्स खुलते रहे, पहले कहना शुरू करें सबसे, सोसाइटी विल कम फॉरवर्ड, सोसाइटी विल डू इट्स ड्यूटी। मैं वही कह रही हूँ कि जो फियर एंड प्रेजुडिसेस हमारे अंदर है, सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो हम खुद ही हैं। करेक्ट। क्योंकि आप जिस तरह से चाहते हैं कि आपको दुनिया ट्रीट करे, पहली बात तो क्या आप दुनिया को वैसे ही ट्रीट करते हैं? क्योंकि मैंने देखा है कि पेरेंट्स में आपस में ये डिस्क्रिमिनेशन है। मेरा बच्चा हाई फंक्शनिंग है, आपके बच्चों से आके वो ये बैड बिहेवियर सीख लेगा। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो मैंने एक दिन बोला, मैंने कहा सीख लेगा तो क्या, आउटलिव भी कर जाएगा, अच्छी चीजें भी सीखेगा। वी आर ऑल इन्फ्लुएंस्ड बाय ईच अदर, वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड। अगर आप अपने ही स्पेशल बच्चे को डिस्क्रिमिनेशन सिखा रहे हो तो यू आर ऑलरेडी फेल्ड। अगर आप उसको ही सेंसिटाइज नहीं कर सकते कि यहाँ पे भी कोठरी बना लोगे कि मेरे तो हाई फंक्शनिंग है, आपका लो फंक्शनिंग है, इवन मदर्स में ये कोठरी बन जाती है। बिल्कुल। तो हम किस लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन करते जाते हैं, अगर जब तक इसके ऊपर कॉन्स्टेंटली स्कूलों में, एनी काइंड ऑफ पब्लिक स्पेसेस में जब तक ये चर्चाएं नहीं होंगी, जब तक सबसे पहला जो स्टेप है अवेयरनेस का है। ट्रिपल ए फॉर्मूला, अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस एंड देन एक्शन। पहले अवेयरनेस आए कि अरे भाई ये चीज है, ये गड़बड़ है, फिर उसको माना जाए कि हाँ ये मेरे में गड़बड़ है, अब मैं कर क्या सकता हूँ इस चीज को एड्रेस करने के लिए, वो एक्शन हो गया। सो दिस इज द बेसिक रूल ऑफ अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस एंड एक्शन। और ये सभी जो पहलू हैं जो मैंने अभी स्टेक होल्डर्स के बताए हैं, क्योंकि कई बार मैंने देखा है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। कई मदर्स हैं जो कि खुद स्पेशल एजुकेटर्स भी हैं, और लेकिन घर पे तो वो मदर ही होंगी। तो अब लेकिन जो दूसरा स्पेशल एजुकेटर है वो उसको मुखातिब नहीं कर सकता, ये भी एक चैलेंज हो जाता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। क्योंकि वो कह रहा है मुझे मत बता, मुझे सब पता है, बट एज अ मदर she is allowing some wrong practices to be done, but her the aspect of her special education is not letting that accept। बड़े मल्टीपल challenges है। ये मेरे सामने अभी 2 दिन पहले हुआ है। वो आया बच्चे बैठ के स्पिट कर दिया अपने ही फादर पे, एंड द मदर इज द स्पेशल एजुकेटर। तो मतलब ये बड़ा ओवरलैपिंग चीजें हैं जिसको समझना जरूरी है कि कहाँ आपको बतौर मदर आपको अपने आप को बैकफुट पे लेना है और किसी और को अलाउ करना है कि आप चीजें सिखाइए, और कहाँ कौन सी चीजें आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। ये बहुत ओवरलैपिंग चीजें हैं। इसलिए अगर हम खाली एक ही आदमी को या एक ही स्टेक होल्डर पे सारा दारोमदार डाल देंगे, हमें रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। हम 10 साल तक एक बच्चे को, वो 6 साल की उम्र से 16 साल की उम्र तक उसी एनजीओ में जाता है, वैसे ही बोलता है, सब उसको वैसे ही एड्रेस करते हैं। हम बस समझ लीजिए कि वो अगले 10 साल 20 साल भी वो बेबी ही बना रहेगा। और फिर जब आपके पैर कब्र में लटकने लायक हो जाएंगे तब कहेंगे अरे इसको तो कुछ आता नहीं है, अरे इसको तो ऑब्वियसली जो नए वाले कहेंगे ये तो हम आपको नहीं लेंगे सेंटर में क्योंकि ये टॉयलेट ट्रेन नहीं है। तो प्रॉब्लम वही है दीदी, एक्चुअली हम चाहते हैं, पेरेंट्स एज ए पेरेंट व्हाट आई फील, कि हम चाहते हैं मेरे बच्चे को कोई एक स्पेशल एजुकेटर आके मैजिक कर डाले, जो कि हाँ। मुझे घर में कुछ ना करना पड़े, और मैं जो बोलता हूँ वही सिखाए बस। क्योंकि मुझे चाहिए मेरा बेटा मुझे माँ बोले या बाप बोले, या फिर मैं जो बोलता हूँ बोल सके और ABCD लिख सकता है, बस उतना ही काफी है। ये हम लोग पेरेंट ही खुद सोचते हैं। मे बी बिकॉज ऑफ अकेला सब कुछ डील करते करते पेरेंट के ऊपर ऐसे कुछ भावना आ जाते हैं कि मुझे सब कुछ आता है एंड आई कैन डू एवरीथिंग, सो आई कैन
डिक्टेट टू द एजुकेटर, थेरेपिस्ट, एजुकेटर। हाँ सबको बोल सकते हैं कि मुझे ये चाहिए, ये करके दो, बस आगे मैं कुछ करने नहीं वाला हूँ। तो ऐसा That करके is the biggest challenge in our field. तो इसमें that's why I want to understand other than Mrs. Adhikari मैम का नाम सॉरी भूल रही हूँ एकदम से, any other educator, that's why I want to know from them that what is the typical challenge that they face. If anybody else would, Madhumita is a special educator. Madhumita is a Joy? Mother. mother. Okay. There And are Soma, how about Soma? mother and special educator combination. There are two more. Like One is Damir. Smita, one is Susmita. So you can catch any of them. Sushmita, Sushmita, present. Hi, Sushmita. শোনা যাচ্ছে না ঠিক করে, একটু চেক ইওর মাইক। শোনা যাচ্ছে রে? हाँ हाँ yeah. হ্যাঁ হ্যাঁ একদম। हाँ मैम। तो मैं स्पेशल एजुकेटर, तो बाद में इस फील्ड के बारे में मैं भी कुछ नहीं जानती थी एकदम। मेरा बेटा का जब डायग्नोसिस हुआ तो उसके बाद मैं दूसरे फील्ड का था, तो पूरा एकदम मेरे लिए ये नया था। तो उसके बाद उससे ही मोटिवेशन मिला और धीरे धीरे इस फील्ड में आई। तो पहली चीज जो है, मुझे लगता है कि पेरेंट को पहले वो एक्सेप्टेंस तो है ही, और पेरेंट को रेस्पेक्ट भी करना चाहिए। वो है इसका, हम लोग को जजमेंटल और क्रिटिसाइज कि ये क्यों नहीं कर सकते हैं, ये क्या करना चाहिए, और वो जो है ना कि ठीक करना। तो मुझे लगता है ये, और सोसाइटी को हम क्या मैसेज दें अगर हम लोग रेस्पेक्ट नहीं करते, अगर हम लोग जजमेंटल हो जाते हैं, तो सोसाइटी भी तो वो देखेगी। तो इसीलिए मेरा जो एक्सपीरियंस है, हम जो स्कूल जाते हैं तो रिक्शा में जाते हैं, तो वो रिक्शा में जब जो भी रिक्शे को ले जाते हैं वो रिक्शा वाला, तो हर एक को पता है कि इसका कुछ प्रॉब्लम है, ये ठीक तरह से बात नहीं कर सकता है और कुछ जो भी है, लेकिन हम उसको हंस के, जो भी कोई मुझसे पूछता है तो हम बोलते हैं लिटिल बिट, जितना वो समझ सकते हैं। तो हमको लगता है कि एवरीबॉडी जब हम जाते हैं आते हैं उससे बात करने के लिए ट्राई करता है, कैसे हो, हम उसको असिस्ट करते हैं कि बोलो ऐसा। और मैं सबको ही बोलती हूँ कि इसका कुछ प्रॉब्लम है। इनफैक्ट मेरे एरिया का जो रिक्शा वाला है, हम सब लोग को बोल के रखे इसका कुछ प्रॉब्लम है, तो अगर कहीं आप इसको देखे अकेले में, हम लोग नहीं है, तो बोले हाँ दीदी बहुत ही ठीक है, हम लोग समझ गए। तो उसको, तो हम लोगों को ऐसे कि ठीक है उसका प्रॉब्लम है, ये इसका दोष गुण ये सब जजमेंट का तो कोई जरूरत नहीं है। तो वो जैसे है उसको एक्सेप्ट करके उसको आगे कैसे हम ले जा सकते हैं, और इसके लिए हम देखिए ना, एज अ एजुकेटर आपने क्या किया, रिक्शा वाला रिप्रेजेंट्स व्हाट, सोसाइटी एज अ स्टेक होल्डर, और आपने जब उससे एंगेज किया तो आपने एक तो उसकी अवेयरनेस बढ़ाई, एंड देन आपने एक सेफ गार्डिंग किया कि कल को ये बच्चा उछल के भागता है तो नेबरहुड वालों को पता है, एंड देन दे कैन लुक आफ्टर, जैसे शिशिर जी ने बताया एकदम। हाँ, तो so ये that's what I'm saying, कि constant engagement, respecting each other's boundaries and encouraging each other to become the stakeholders, ये बहुत आज का जो टॉपिक मैंने ढूंढा, सोचा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि इसके ऊपर हम कॉन्शियसली चर्चा करें। और हमको ओपन करना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि अरे मेरे बच्चे को ये हो गया तो घर में घुस के हम लोग किसी से नहीं ये बोलेंगे। हाँ वैसा हो जाता है, डिनायल हो और कुछ भी, मतलब कि ये हमारे शर्म की बात है, ये नहीं बोल सकते हैं, ठीक है वो बाद में ठीक हो जाएगा, कि कुछ ऐसे थॉट्स भी होते हैं। तो नहीं, ठीक है जैसे भी है, हमको कुछ हमें सपोज कोई ऐसा कोई डिजीज हुआ तो हम लोग क्या उसको दबा कर रखते हैं, ठीक है चलो हुआ तो हुआ, इसका ट्रीटमेंट होगा, इसको जो करना है वो करेंगे हम। तो इट्स लाइक दैट। पॉइंट है यहाँ पे, एक पॉइंट है, आई वांट टू आस्क सुष्मिता, जो दीदी ने थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि मदर कम स्पेशल एजुकेटर,
इज अ डेडली कॉम्बिनेशन। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि तुम मुझे स्पेशल एजुकेशन मत सिखाओ। डिड यू फेस दैट? तुम्हारा दिमाग में कभी आए क्या? मतलब सामने वाला स्पेशल एजुकेटर जो कि नॉन पेरेंट है और Suparna will get back to you. नहीं, और नहीं, जो ये इंस्ट्रक्शन आ आज रहा है, नहीं, आज शेयर करने के लिए मिल रहा है तो हम बोलते हैं कि हम जब अभी स्पेशल एजुकेटर जो नॉन पेरेंट है उनके साथ काम कर रहे हैं, तो हमको लगता है हम एक ही बच्चे को हम 12 साल से हम हैंडल कर रहे हैं, तो उसका अप्स एंड डाउन्स, उसका सब कुछ देख रहे हैं। इतने वैरायटी हम अब जो स्कूल में देखते हैं, तो स्कूल में दूसरे जो टीचर्स है वो लोग इतने वैरायटी को हैंडल कर रहे हैं मुझसे पहले, तो दे आर मच मोर एक्सपीरियंस देन मी। हाँ, तो हम उनसे भी कुछ सीखने को एवरीडे हमको मिलता है, और हम उनको भी बोलते हैं, ये एक्नॉलेज करते हैं ऑल द टाइम। तो ऐसा नहीं है कि हम सब जानते हैं और कुछ नहीं। So, ऐसा एक नहीं दो होता। चीजें जो बहुत अच्छा काम करती हैं, जो मैंने हमेशा देखा कि एक तो टीचर्स को होम विजिट करना चाहिए फैमिलीज में, टू सी द चाइल्ड इन दिस होम एनवायरनमेंट। तो उससे क्या होता है कि बच्चे के दिमाग में भी पड़ता है कि भाई देयर इज अ कंटिन्यूटी ऑफ अ कॉन्सेप्ट, अदरवाइज ये बड़ा बॉक्स्ड लिविंग करते हैं कि ये चीज मुझे यही करनी है, ये बिहेवियर मुझे यहाँ करना है। तो व्हेन यू हैव एन इंटरकनेक्टिविटी where the special educators are allowed at home to see the home environment and Yes. correct certain environmental discrepancies, and so that will help. That is one thing. Second thing is कि हम अगर इनकी क्लास की टिपिकल एक्टिविटीज की जगह अगर हम उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, फंक्शनल एकेडमिक्स पे ज्यादा फोकस करें, कि अगर हम क्लासरूम में बैठ के बता रहे हैं कि भाई दिस इज सीड, दिस इज दिस, दिस इज दिस, लेकिन उसको एनवायरनमेंट में ले जाके उसके हाथ से बीज लगवाए कि बोलो देखो ये लाइफ इसमें से ऐसे डेवलप होगी, अभी ये पौधा तुम्ही ने डेवलप करना है, जब उसकी एक पंखुड़ी अंकुर निकलेगा, उसके बाद उसकी पत्ती निकलेगी, उसके बाद तो हम एजुकेशन हम माइंडलेसली करा रहे हैं। मुझे ऐसा फ्रस्ट्रेशन फील होता था कि मुझे कोई भी मेरे बच्चे को पढ़ाई क्या पैरामीटर क्या था, जैसे रेगुलर स्कूल्स में कोर्स होता है नर्सरी का, केजी का, तो मैं एजुकेटर्स को जाके बोलती थी कि भाई आप नर्सरी की क्लास की किताबें ले लो, उसमें से वो जितना कर पाएगा हमें पता चलेगा कि उसका क्या लेवल है, एटलीस्ट एक कंटिन्यूटी रहेगी। तो एज अ पेरेंट मुझे स्पेशल एजुकेटर से या जो एनजीओ चलाते हैं, मुझे ये शिकायत थी कि ये कोर्स जो पढ़ा रहे हैं हमारे बच्चों को बहुत ही जिगजैग है, देयर इज नो करिकुलम बीइंग फॉलोड। भाई मैं कहती हूँ कि अगर बच्चा 16 साल का भी है बट उसका लेवल क्या है, नर्सरी का है, तो क्या नर्सरी की सारी चीजें उसको पढ़ाई जा सकती हैं जो नर्सरी क्लास के साथ? एटलीस्ट एजुकेशन एक लेयर तो चले ढंग से, तो वो मुझे बहुत बड़ा गैप लगता है। तो उसके बारे में आप लोग भी सोचिए उस चीज को लेके। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आईईपी, तो क्या आईईपी में एग्जैक्टली कि मैम ये मैथ्स में ये कर सकता है, ये एनवायरमेंटल एजुकेशन में ये कर सकता है, लैंग्वेज में ये कर सकता है। अगर हम मोटे मोटे 4 चीजें रखें और फिर हम सोचें कि इसको ये चीज सिखाने से इसके डे टू डे लाइफ में आगे चल के इसको क्या बेनिफिट हो, तो उसके लिए हमारे पेरेंट्स में पहले ये तो एक्सेप्टेंस आ जाए कि भैया आप बच्चा जिंदगी भर नहीं बोलेगा, अब आप उसके कम्युनिकेशन पे काम करते रहोगे कि इसकी स्पीच पे काम करो, स्पीच की काम करो, तो यू आर गोइंग टू फ्रस्ट्रेट योर चाइल्ड, you are going to constantly frustrate the educator and you are going to constantly frustrate each other. Exactly. तो कम्युनिकेशन मतलब क्या, उसके जो बाद जो दिल में जो जहन में चीजें हैं वो उसको ऑल्टरनेटिवली कैसे कम्युनिकेट करता है। कैन वी ऑल द स्टेक होल्डर्स गेट टुगेदर एंड फाइंड दोज ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। फिर अगर गणित में अगर वो सिर्फ 10 रुपए ले जाके अगर 5 रुपए की चीज उसको बोला गया लेके आओ तो वो 5 रुपए वापस मांग सकता है क्या? तो रियल टाइम में एप्लीकेशन ऑफ व्हाटएवर इज बीइंग टॉट और एजुकेटेड, उसी में जर्क्स है हमारे यहाँ। तो व्हेन वी टॉक अबाउट फंक्शनल एकेडमिक्स,
क्योंकि इवन रेगुलर एकेडमिया जो है हमारी, आज उसमें भी क्वेश्चन हो। आज के क्लासरूम में जो पढ़ाया जाता है उससे कहीं ज्यादा हमारे बच्चों को पता है नेट से। तो एजुकेशन तो वैसे ही इट हैज टू टर्न अपसाइड डाउन। और मैम टेक्स्ट एक्चुअली एकेडमिक्स में जो हम पढ़ते हैं एकदम मतलब कि प्राइमरी से, तो वो फील्ड एक्चुअल प्रैक्टिकल में वो कितना काम में आता है और प्रैक्टिकली माने हम लोग कैसे डिलीवर करेंगे, तो वो तो एज अ पेरेंट्स वी शुड स्टॉप वरिंग अबाउट दैट। हमारे बच्चे ने तो 10th कर ली, हमारे बच्चे ने ग्रेजुएशन कर लिया, बेसिक लिविंग कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। तो हम ये, और खास तौर से फंक्शनली, हाँ फंक्शनली वो कितना सीखता है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे जो मैंने बात करी थी कि हमारा देश जो है डाइवर्स सेंसिबिलिटीज वाला है, तो जो बंगालीज है या जो महाराष्ट्रियंस हैं, एजुकेशन, शिक्षण होना चाहिए, शिक्षण होना चाहिए, बाकी बच्चों से कंपेयर कर रहे हैं। अरे पर उस शिक्षण का फायदा क्या हो रहा है? Yes. आपको एक लेवल लेके 10वीं पास किए हुए बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके सिर्फ एकेडमिक्स पे फोकस किया है, सोशल स्किल्स पे, अडेप्टेबिलिटी पे, अपनी ही डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करके उसको सो व्हाट की तरह जीने में भी उनको इक्विप भी नहीं किया। आई हैड मेड अ ग्रुप ऑफ मदर्स जिनके सबके बच्चे हाई फंक्शनिंग, कोई इधर फैंसी स्कूल से पढ़ा, उधर फैंसी स्कूल से पढ़ा, गोल्फ खेलता है, इन सबको मैंने इकट्ठा किया। मैं, भैया आपके बच्चे तो हाई फंक्शनिंग है, हमारे बच्चे नहीं है, हम तो बी क्लास में आते हैं, आप हाई क्लास में आते हो, आप क्या कर रहे हो अपने बच्चों के लिए इंडिपेंडेंस में? आई वांट टू अंडरस्टैंड। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। एक चीज थी कि ना, आप इनको कहीं ले जाएंगे ना, इनके सामने ना ऑटिज्म वर्ड मत यूज करिएगा। जब अगर आपके सो कॉल्ड हाई फंक्शनिंग बच्चे ने अपनी शॉर्ट कमिंग्स को ही एक्सेप्ट करना नहीं सीखा, तो आपने उसको किस तरह से, भाई मैं गा नहीं सकती, शुड आई बी अशेम्ड ऑफ दैट? या मैं सबको बोलूं कि नहीं नहीं आपको वाह वाह करनी है, मैं तो गाऊंगी? क्योंकि स्पेशल नीड बच्चों के साथ यही होता है। हाँ, अगर गलत भी गा दिया फिर भी वाह वाह बोलना ही है। अरे आई नो वन पर्सन, वो सेलिब्रिटी बनी पड़ी, इतना बेसुरा गाती है वो, एकदम, बिकॉज वो स्पेशल नीड है। तो कंसिडरेशन हुआ हम ना। भी मॉलिकॉडलिंग इतना करते हैं गलत जगह। और मैम वो तो कंसिडरेशन बन गया, तो हम लोग ही चाहते हैं कि कंसिडर करें हमारे बच्चे को, जो भी कर रहा है वो ही उसको ही वाह वाह। हाँ तो आपने एकदम, जिंदगी भर बच्चे को बेवकूफ बना दिया ना। हाँ, अब वो एकदम बेचारा कैसे एक्सेप्ट करेगा? वो तो सुपर बीइंग है, वो तो सुपरमैन है। वही। तो उसके साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है बेचारे के साथ, क्योंकि आपने उसके एनवायरनमेंट, एक आपने उसके आसपास एक बबल क्रिएट कर रखा है पिंक कलर का, एवरीथिंग इज रोजी। उसको असली दुनिया का पता ही नहीं है, उसको इंटरपर्सनल डायनामिक्स समझ ही नहीं आते। अब ऐसा बच्चा जो फर्स्ट क्लास स्कूल से पढ़ के अच्छा गुड लुकिंग लगता है, गोल्फ खेलता है, किसी ऑफिस में जाता है, उसको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उसको किसी ने रूडली बोल दिया, वो डिप्रेशन में आ गया, जॉब छोड़ दी, कोपिंग मैकेनिज्म जीरो है। ये तो अभी घर क्योंकि घर आप उसकी हर बैटल को खुद लड़ रहे हो। यू आर नॉट डूइंग दैट इज नॉट गुड पेरेंटिंग। घुटना छिलने दीजिए ना, एक बार चोट लगने दीजिए ना, एक बार दूसरे से पिट के आने दीजिए ना, लेट हिम हैंडल। उसको भी तो समझने को आए कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके एक्शंस के क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। उसमें सेल्फ प्रिजर्वेशन का सेंस तो डेवलप होने दीजिए। एक कंस्ट्रक्टिव, एक एयर कंडीशन एनवायरनमेंट से आप एक बबल से दूसरे बबल में भेजते हैं और वहां से वापस ले आते हैं। अल्टीमेटली जिस दिन बबल बस्ट होता है उस दिन एवरीबॉडी इज क्राइंग फाउल। तो हम कितना काम कर रहे हैं अपने बच्चे की अडेप्टेबिलिटी में? हम कहाँ क्या हर जगह ले जाते हैं? क्या हम उसको सिखाते हैं कि नहीं भैया ऑटिज्म अलग बात है, बदतमीजी तुमसे हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे? वो लाइन बहुत ब्लर होती है। तो बिहेवियर मैनेजमेंट फिर बोलते हैं कि बच्चा स्कूल में ठीक करके आए। वो जो बिहेवियर मैनेजमेंट के जो एनवायरनमेंट अगर आप घर में ठीक नहीं कर रहे हैं तो स्कूल में कैसे होएगा? वहां तो ठीक हो जाएगा, घर में फिर वही हो जाएगा। तो ये जो जब स्टेक होल्डर्स नहीं मिलते हैं तो ये इस तरह के जर्क्स आते हैं। अगर किसी चीज के लिए नो क्लास में है तो घर पे भी नो होना चाहिए।
आप 25-26 साल के लड़के को अपने साथ सुला रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं ये इंडिपेंडेंट नहीं हो रहा। That's very sad. That's very sad. बट 25-26 साल का बेटा मेरा ग्रेजुएशन तो बन गया दीदी। हाँ बस यही ठीक है कि सोसाइटी में हमारी ईगो अच्छी हो गई, इमेज बन गई, लेकिन लड़के की जिंदगी में क्या हो रहा है, that's nobody bothers. जैसे एक वन ऑफ द पेरेंट कॉल मी, जो आनंद आश्रम में एडमिशन के लिए फोन किए थे, एंड दैट लेडी टेलिंग दैट माय सन कैन डू एवरीथिंग। मैंने बोला कि एवरीथिंग मतलब क्या क्या कर सकते हैं? मतलब सब कुछ। वो ग्रेजुएशन कर लिया, अभी ग्रेजुएटेड है, नाउ वी आर लुकिंग फॉर ए जॉब। तो मैंने बोला कैन व्हाई यू आर लुकिंग फॉर आनंद आश्रम, देन ही कैन लिव अलोन। तब बोले कि नहीं, थोड़ा घर में थोड़ा हेल्प, छोटा मोटा काम में थोड़ा हेल्प लगता है। मतलब छोटा मोटा काम क्या है, वो खुद नहा नहीं सकते और उसको वो बाथरूम का हर एक काम में थोड़ा बहुत हेल्प चाहिए, और खाने के टाइम पे थोड़ा डिक्टेशन चाहिए होता है। तो मैंने बोला ये 3 चीज, ये तो सबसे बड़ा है, अब आपका ग्रेजुएशन क्या करना है? Without graduation he can live, but ये without this how he will live independently? But वही समझ में नहीं आता है पेरेंट को किस में फोकस करना है, इसीलिए मतलब कि प्राइमरी का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। So this is where we Indian parents, you know, we aspire कि भाई we should be seen like मेरे बच्चे ने ग्रेजुएशन कर लिया, मेरे बच्चे ने ये कर लिया है। मेरा बच्चा 23 साल का है, 7th क्लास का NIOS कर रहा है, क्योंकि मैंने कहा चलो ठीक है, उसको भी एक एजुकेशन तो होती रहनी चाहिए जिस भी एज में हो, बट उससे पहले इंडिपेंडेंटली क्या वो सड़क क्रॉस कर सकता है, किसी भी जगह पे जाके भागे नहीं, मॉल में हाथ छोड़ के भागे नहीं, इन सब चीजों पे काम किया पहले। खाना इंडिपेंडेंटली खाए, कपड़े पूरा पहने। और देखिए एट द एंड ऑफ द डे, चाहे हमारे स्पेक्ट्रम में हाईएस्ट फंक्शनिंग बच्चा हो या लोएस्ट फंक्शन, ये ग्राउंड ट्रुथ है कि इनको लाइफ लॉन्ग असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी इन सम वे और अनदर। जैसे कि हमें पड़ती है, हमारी जरूरत अलग है, उनकी अलग है, सीधी सी बात है। वेरी ट्रू। एकदम देखिए आज से 10 साल 20 साल पहले तक तो ये था कि इनसे कुछ उम्मीद ही नहीं करनी, बस ये तो इनका एक ठप्पा लग गया है। तब पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, एक आधा बच्चा ऐसे वाला खप जाता था, हो जाता था, लोगों की एस्पिरेशंस नहीं थी, वुमेन घर से बाहर निकलती नहीं थी, काम नहीं करती थी, 4-5 बच्चे होते थे। अभी क्या हो गया, न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, एवरीबडी वांट सिंगल चाइल्ड, एवरी हस्बैंड वाइफ वांट टू वर्क। तो क्या हो गया, हमारे सोसाइटी में जो सपोर्ट सिस्टम, जो पहली इकाई होती है फैमिली, वही चरमरा रही है। तो ये जो हमारे साथ चैलेंजेस निकल के आ रहे हैं वो इसकी वजह से भी हैं। तो क्या किया, हम हर चीज आउटसोर्स करते हैं, हम चाहते हैं पेरेंटिंग भी आउटसोर्स हो जाए, कोई और करके दे। तो वो वहां पे प्रॉब्लम है, वहां एक्सपेक्टेशंस में प्रॉब्लम है। अब पेरेंट को जब एक जगह चीज नहीं मिलती, वो दूसरी जगह चला जाता, वो बोलता ये तो बेकार है। तो ऑनेस्ट फीडबैक नहीं है, ऑनेस्ट इनपुट नहीं है। और ये खाली पेरेंट की दिक्कत नहीं है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी प्रॉब्लम, सोसाइटी में भी प्रॉब्लम। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स नॉट जस्ट वन पार्टी व्हिच इज डूइंग एवरीथिंग राइट और डूइंग एवरीथिंग रॉन्ग। तो हमको ये कड़ी बनानी है, यू नो, एक पूरा इकोसिस्टम बनाना है जिसमें सब फले फूले, जिसमें सबको सपोर्ट मिले। जब ये सपोर्ट सिस्टम अच्छा पुख्ता होने लगेगा, तब इन बच्चों की कैपेसिटी बिल्डिंग आप देखिएगा इन द नेक्स्ट 10 years, यही बच्चे काम करेंगे, मुझे एक दे विल बिकम प्रोडक्टिव। क्यों? क्योंकि अभी लाइफ विल बी मोर टफ एंड द ओनली वे गो फॉरवर्ड इज कम्युनिटी बिल्डिंग। मैं पिछले 10 सालों से इसी पे बात कर रही हूँ। क्रिएट योर ओन फैमिलीज, क्रिएट योर ओन कम्युनिटी, स्टिक टुगेदर, बिकॉज कलेक्टिवली ऑल्सो वी डोंट मेक अ वोट बैंक। तो नेता तो अपने को सुनने वाले हैं नहीं, इसलिए वी हैव टू लुक आफ्टर ईच अदर, वी हैव टू क्रिएट इकोसिस्टम्स फ्रॉम दिस
और वो बहुत खूबसूरती से हो सकता है, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है एक्चुअली। और अब मैं आपको वापस जाऊं कि ये बच्चे हमें क्या दे रहे हैं, ये बच्चे हमें सिखा रहे हैं कि भैया बिना जजमेंट के रहो, थोड़े में भी गुजारा करो। इनकी क्या डिमांड्स है यार, अच्छा खिला दो, अच्छा घुमा दो, ना मतलब एक किसी की चिप्स का बुराई पैकेट करते से ही हैं, खुश हो जाता है और ना क्या। किसी को देखते हैं कि 5 रुपए आपने का महंगा चिप्स कपड़ा पहना है, सस्ता कपड़ा पहना है, इन्हें कोई मतलब नहीं है। एंड दे डोंट बॉदर कि उसकी They साड़ी don't bother. उनकी आप नीली साड़ी, उसकी साड़ी मेरी शाद सफेद कैसे, दे डोंट बॉदर अबाउट इट। देखिए, पहले लोग वानप्रस्थ में आके साधु सन्यासियों के आश्रम में जाते थे, रहते थे, भजन कीर्तन करते थे। अभी मॉडर्न युग में ये हमारे संत फकीर हैं, हमें इनकी सेवा करनी है अगर हमें अगले जन्म का पुण्य चाहिए तो। और इसमें इनके जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबको पुण्य बराबर मिलेगा, या सब पाप के भागीदार होंगे बराबर अगर हमने ईमानदारी से काम नहीं किया है। फिर वो एजुकेटर हो, सही बात, केयर गिवर हो, एकदम सही बात, एकदम सही समझे बात। ना। तो एक दूसरे के साथ मिलके काम करना है, और इस तरह के डायलॉग्स कॉन्स्टेंटली होनी चाहिए। गुड प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए, आप पेरेंट्स के यहाँ विजिट करिए, आप पेरेंट्स को बुलाइए, ट्रांसपेरेंसी रखिए, ट्रांसपेरेंसी दीजिए, बैठ के बात करिए, हाँ ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, हमको नहीं समझ में आ रहा, क्या करें, चलो किसी को बुला के लाते, चलो किसी एक्सपर्ट से पूछते हैं। अपने एजुकेटर्स को फील्ड ट्रिप पे भेजिए, क्लासरूम का वही रट, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, हम क्या चीज सिखा सकते हैं, कैसे सिखा सकते हैं। जी दीदी, ये जो आप बोल रहे थे ना, सो वेदर इट इज योर जो डिस्कशन का मतलब ये जो सजेशन आ रहा है, इट शुड बी लाइक दैट, कोई बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे करने के लिए, मतलब बच्चा मतलब एनी स्पेशल नीड पीपल, उसका डेवलपमेंट या फिर उसका लाइफ अच्छे करने के लिए द ऑल स्टेक होल्डर्स शुड वर्क together in perfect harmony. Not only that, they should understand each other, where एक एजुकेटर को अच्छे से समझ में आनी चाहिए जो पेरेंट कहीं से आ रहा है उसकी क्या बैकग्राउंड है, वो किस सेंसिबिलिटी से आता है। एजुकेटर को कॉन्स्टेंटली खुद को भी एजुकेट करना चाहिए, वही ढर्रे पे जो कोर्स में पढ़ाई की हुई उससे काम नहीं चलने वाला। जी एकदम। और क्यों पेरेंट एजुकेटर दब जाते हैं पेरेंट से, क्योंकि आज पेरेंट ज्यादा पढ़ा लिखा है, उसको आपकी सारी थ्योरी से ज्यादा पता है। So be smart educator. If you want to assert your authority as a teacher, then you should know more than the parent. ऐसे खाली पीली में नहीं आपकी रिस्पेक्ट मिलेगी आप। और अपने अंदर से कॉम्प्लेक्स हटा दीजिए कि हमको इंग्लिश नहीं आती, अरे नहीं आती नहीं आती, मुझे काम आता है। इंग्लिश आपके बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं देगी, गुड बिहेवियर्स, गुड प्रैक्टिसेस देगा टॉयलेट ट्रेनिंग। ठीक बोला ना? एकदम। इसके मामले में मैं बोलता हूँ, अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर हिंदी में राष्ट्रीय संघ में जाके स्पीच दे सकता है, तो मुझे इंग्लिश मालूम नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है? रिपोर्टिंग, ये एजुकेटर्स मैंने देखा है रिपोर्ट बनाने के चोर होते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर कि इंग्लिश में नहीं लिख सकते। डजंट मैटर, डजंट मैटर आपको फैंसी एक्सेल शीट बनानी नहीं आती, डजंट मैटर आपको पीपीटी बनानी नहीं आती, कोई बात नहीं, हाथ से लिखो, हिंदी में लिखो, बांग्ला में लिखो, असमीज में लिखो, अपनी लैंग्वेज में लिखो जो कि खुद को समझ में आए, जो कि आप हाँ कर सकते हो, लेकिन लिखो। एक हमारे यहाँ सब लिखने के चोर है, रिकॉर्ड नहीं बनाते ढंग से। हर एक बच्चे की फाइल होनी चाहिए, उसमें पेरेंट का फीडबैक, टीचर का फीडबैक, केयर गिवर का फीडबैक, हर का फीडबैक लीजिए, हर महीने लीजिए, मंथली डिस्कशंस करिए, क्वार्टरली डिस्कशंस करिए, डिलीजेंट हो जाइए। नेबरहुड वॉच स्कीम में क्या किया, एक एक्टिविटी बनाइए कि आपके आसपास में एक 4-5 बच्चों को लेके घूमिए, उनको मार्केट लेके जाइए, राशन का सामान लेने जाना है, आपको पेरेंट को डेंटिस्ट के पास जाने में प्रॉब्लम होती है, एज एन एनजीओ आप सपोर्ट दीजिए कि मेरा स्पेशल एजुकेटर जाएगा आपके साथ डेंटिस्ट के पास, आपको एज ए सपोर्ट देने। फिर उस मदर के लिए आपका सपोर्ट बहुत मैटर करेगा, फिर वो मदर आपके एजुकेशन सिस्टम के लिए और आपके एनजीओ के लिए वो डेडिकेटेडली खड़ी रहेगी। अपने स्कोप ऑफ वर्क से जब थोड़ा सा आप आगे करेंगे तब आपको भी वापस मिलेगा। मैं तो ये हूं, मेरा इतना काम है, मुझे मतलब नहीं, ठीक है फिर बैठो।
हमारे भारतवर्ष में बहुत आज भी, अभी कोई एक लिस्ट आई थी, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने निकाली थी, वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्रीज, एंड तो हमारी कंट्री का आया था अनहैप्पीएस्ट में से, बॉटम में से सेकंड या थर्ड। तो चेतन भगत ने बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा था कि आपको पता ही नहीं आपके पैरामीटर्स क्या है। हमारा देश अभी भी है जो थोड़े में संतोष करना सीखता है, जो थोड़े में भी बहुत कुछ कर सकता है। जब जीपीएस काम नहीं कर रहा तो जनरल पब्लिक सिस्टम काम करता है। हमारे ही देश में है कि भैया अच्छा वहां जाना, आओ मैं ले चलता हूँ। तो वही कह रही हूँ, डाइवर्स सिचुएशंस हैं कि हर तरीके की चीजें हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि अच्छा मिले तो पहले खुद अच्छा होना पड़ेगा। 100 बातों की ये बात, सिंसेरिटी दिखानी पड़ेगी। हम लोग वी आर अ लैंड ऑफ, हम कंप्लेन बहुत करते हैं, चौल में नहीं, कंप्लेन करना बंद, दीदी मुझे काम तो एक करना है। चीज लगता है, वी आर फ्रॉम द लैंड ऑफ रविंद्रनाथ, जिसको ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं थी और जिसको शायद माध्यमिक भी नहीं थी, बट द होल वर्ल्ड ट्रीटेड हिम इज ए वर्ल्ड फेमस पोएट, एंड उनके लिखे हुए काफी बुक्स डिफरेंट लैंग्वेज में अभी पढ़ाई होते हैं, उसके ऊपर पीएचडी करते हैं, चाइना में बैठ के उसके ऊपर पीएचडी करते हैं, फ्रांस में बैठ के। तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे बेटा को अभी उस ठप्प की जरूरत है कि उसको NIOS से ये वाला ठप्पा चाहिए या फिर ग्रेजुएशन के लिए ये वाला ठप्पा चाहिए, क्योंकि मुझे जो लगता है कि मेरा बेटा अभी सीख रहा है। नाउ ही कैन डू कोडिंग विदाउट एनी सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर उसको कोडिंग थोड़ा बहुत आते हैं, उसको अगर यूट्यूब से कुछ सीखने को मिलता है, बीच में तो ऐसा हो गया था, बीच में कुछ दूसरा लैंग्वेज बोलना स्टार्ट किया था जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, उसको मतलब रुकना पड़ा। ही स्टार्टेड लर्निंग इजरायली लैंग्वेज। समझ में उसका बात सुन के मुझे सर्च करके लगा कि हाँ ये इजरायली सीख गया। तो अभी मैं यूट्यूब में वो फिल्टर लगाया कि इजरायली कुछ ना दिखे, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आएगा। तो मेरे बीइंग ए पेरेंट जो मेरा जिस सिलसिले में, but you channelize this gift in him. हाँ? You must channelize this thing and हाँ, explore हाँ. this thing further. वही मैं बोल रहा हूँ। अभी ही हैविंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन कंप्यूटर, कुछ भी कंप्यूटर में आप दे दो वो करने के लिए इज रेडी। तो इसीलिए हम थोड़ा बहुत उसको कोडिंग भी सिखाए, थोड़ा बहुत उसको एनिमेशन सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट नो वेदर ही विल बिकम ए कोडर और एनिमेटर और नॉट, बट ही इज एंजॉयिंग द वर्क, दैट इज द नहीं, थोड़ा बहुत मत करो, उसको प्रॉपर कोर्स की तरह पूरा सिस्टमैटिकली सिखाओ। सिस्टमेटिकली सिखाया, बेसिक वाला सीख गया। अभी आगे कितना और सीखेगा उसके ऊपर है, मतलब हाँ बिल्कुल पढ़ रहा है। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ये कोडर का ये सर्टिफिकेट बनाना है, वो नहीं टारगेट कर रहा हूँ, बट हाँ एक एक स्टेप करके अगर आगे बढ़ सकते। नाउ थिंग इज दैट, जो मेरा कहने का मतलब है, हम अगर कोई सर्टिफिकेट के तरफ ना भागे, मगर इफ वी फोकस ऑन द डेवलपमेंट, लर्निंग में फोकस करे तो बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, ये जो हमारा फोकस है ना, मेन स्ट्रीम करप्ट हो गया है। हमको अब अपनी स्ट्रीम बनानी है, तभी when we as a community, when we come, हमारी कम्युनिटी में ही कितने रिसोर्सेज हैं। हाँ जी, कितनी नॉलेज की कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ, बस पेरेंट्स करना नहीं चाहते हैं। पूल इन करके अगर करना शुरू करें तो कितनी चीजें हैं। आज हालात के लिए घर हमने बाकी किसी से उम्मीद ही नहीं करी, खुद ही जमीन खरीदी, खुद ही बना डाला। करो, बनाओ, ये कम्युनिटी बनाओ, आओ सब लोग, आओ बैठो, मिल बैठ के बातें करें, और लोग जुड़ रहे हैं। तो कुछ किसी से उम्मीद करने के लिए पहले आपको खुद सक्षम, अपनी सक्षमता दिखाने की जरूरत है, तब लोगों को विश्वास आता है। हाँ एकदम। अगर अच्छे लीडर नहीं बन सकते तो अच्छे फॉलोअर बन जाओ, अच्छे सहकर्मी बन जाओ, तो वो अच्छा है। आप हर कोई कुछ ना कुछ अपनी, जिस सबकी स्पेस है, और हम खाली इनके ऊपर क्या बात करें। वी आर ऑल इंटरडिपेंडेंट, हम अकेले थोड़ी रह सकते हैं। ऐसे रह सकते तो जंगलों में रह रहे होते अभी तक, अपने आप फल फूल खा रहे होते। हमारी एक दिन मेड ना आए तो हमारे बैंड बज जाते हैं।
So we are all interconnected. We all are interdependent. So एक तो जो मुझे लग रहा है कि आपका बात सुन के, एक तो एक दूसरे के ऊपर इज्जत होनी रहे जरूरी है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना जरूरी है, और अपने दिमाग खुली रहनी चाहिए, ताकि मतलब सामने वाला कुछ बोल रहा है, I should not judge. Maybe And constant upgradation of the information around the latest development, not related to even if you are a field, but अगर आप जितना जनरल नॉलेज आपका बढ़ेगा, आप, because everything is interconnected nowadays. कुछ दूर दराज के देश में कुछ अगर हो रहा है, वो आपको इम्पैक्ट करेगा, आपको ये अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप हो जाएगी, तब आप ऑटोमेटिकली अपने बारे में जानेंगे, आसपास के लोगों के बारे में जानेंगे, आपका ऑटोमेटिक कनेक्शन बढ़ेगा। अगर ऐसा नहीं मैं सोचती, तो मैं दिल्ली में बैठे, दुर्गापुर में आप बैठे, हम कैसे बात कर रहे हैं? हाँ हाँ एकदम। इट डजंट मैटर कि आप कहाँ बैठे हैं। शिशिर जी से हम जब भी मन करता है बात कर लेते हैं, आपसे जब मन होता है हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना? तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस एंटायर एंडीवर व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट, कम्युनिटी बिल्डिंग। जी। इट्स एंड फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, नॉलेज होना जरूरी है कि हम स्टेक होल्डर्स में हैं कौन। अच्छा मैं रखूंगी बिकॉज आई हैव टू रन समवेयर। आई होप या आई एम अवेलेबल एनीवेज, जब भी कहीं किसी को कोई क्वेश्चन हो, यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद मी। एंड हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू। Thank you Ruchi. Nice session. We have very good discussion today. तो सब लोग शायद लैंग्वेज के मतलब ये प्रॉब्लम के लिए क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। I think they have lot of questions. If they come to us, I will forward the questions to you. Okay. Shishir ji, always a pleasure seeing you. Thank you so much. Thank you. Bye. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you.